नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत लेकर हम हाजिर हैं आपके साथ आपका पसंदीदा शो नया सवेरा लेकर। मैं हूं आपके साथ संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव। सुप्रभात गौरव। सुप्रभात संध्या, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज हम आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा के बारे में भी बताएंगे क्या कुछ अहम होने वाला है। तो अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं नया सवेरा की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विक्टोरिया में सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में होंगे शामिल। सेशल्स की नेशनल असेंबली को करेंगे संबोधित। राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के साथ भी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री आज सवेरे 11 बजे करेंगे मन की बात। कार्यक्रम की 135वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा प्रसारण। विवादित वीडियो मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें बढ़ी। डीजीपी से मिलेगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रतिनिधिमंडल। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों को किया तलब। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास एक और जहाज पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरी रात ईरान के कई ठिकानों पर की बमबारी। तनातनी के बीच दोनों पक्षों के बीच आज से स्विट्जरलैंड में बातचीत का अगला दौर हो सकता है शुरू। वेनेजुएला भूकंप में मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 1400 के पार। 3000 से अधिक लोग जख्मी। राहत और बचाव कार्य जारी। लापता लोगों की तलाश में लगे 1600 से ज्यादा विदेशी बचाव कर्मी। और यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे किदाम्बी श्रीकांत। रोमांचक सेमीफाइनल में जापान के ओकी मोतो को दी शिकस्त। तो आइए विस्तार से करते हैं नया सवेरा की शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज सबसे पहले सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषय एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की भी संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री सेशल्स में रह रहे भारत वंशियों के साथ संवाद भी करेंगे। शाम के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, रक्षा सहयोग समेत ब्लू इकोनॉमी जो कि काफी अहम पर दोनों देशों के जो आपसी संबंध हैं उनको किस तरह से और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाना है, इस पर साफ तौर पर फोकस रहेगा। तमाम बड़ी बातें और तमाम बड़े मूल मंत्र वैश्विक चुनौतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देते हुए नजर आएंगे जब वो नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि जो लगातार स्थितियाँ वैश्विक पटल पर है उसमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख मुद्दा है और उस पर भी काफ़ी कुछ होने वाला है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशेल्स यात्रा और वहीं आज के कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। भारतीय समुदाय के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल असेंबली को भी संबोधित करने वाले हैं। तो कई मायनों में ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण और इसी को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो तो चरम पर ही हैं और साफ तौर पर इस दौरे से तमाम बड़े आयाम जो हैं वो स्थापित होते हुए नजर आएंगे। और इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल विक्टोरिया पहुंचने पर हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी में उन्हें उनका स्वागत किया, अगवानी की। पीएम को उन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया। पीएम मोदी के स्वागत में सेशेल्स के एक समुदाय और गुजरात के प्रवासी लोगों ने कच्छ का नृत्य पेश किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और सेशेल्स के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारे लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। तो बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा, जिसमें दूरगामी जो निर्णय हैं, जो मजबूतियां हैं, वो पारस्परिक संबंधों को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। और इसीलिए ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं कि कैसे लगातार जो देश हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वैश्विक चुनौतियों का साथ में मिलकर सामना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इसके अलावा किस तरह से जो और तमाम अलग अलग क्षेत्र हैं उन पर कैसे फोकस करना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण। वहीं प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने भी पूरे जोश और उमंग के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तमिल वेशभूषा और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। और वहीं प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाने के साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर पूरे विश्व के लिए मंगल की कामना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने नारे लगाकर प्रधानमंत्री के आगमन पर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री के स्वागत में कलाकारों ने भारतनाट्यम की भी प्रस्तुति की और इसके साथ ही दुनिया में शांति और समृद्धि की कामना करते हुए शिव तांडव पर मनमोहक नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। वहीं सेशेल्स के सहयोग की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए उसे एक तीव्र गति का समुद्री गश्ती पोत सौंपा गया। ये पोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति को सौंपा। और वहीं SGGS लिस्बोआ नामक ये पोत अब सेशेल्स के तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाएगा। इस पोत से सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिलेगी। भारत में निर्मित ये पोत तेज गति से गश्ती करने वाली नौकाओं और इंटरसेप्टर जहाज़ों की श्रृंखला का हिस्सा है। इन्हें भारत मित्र देशों को समुद्री सुरक्षा सहयोग के तहत प्रदान कर रहा है। वहीं इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। बेहद तेज रफ्तार वाले इस वेसल की लंबाई करीब 52 मीटर और क्षमता 1500 नॉटिकल माइल्स है। इसे आधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर एम्बुलेंसों सहित कई अन्य वाहन भी सौंपे गए। सेशेल्स के विदेश और डायस्पोरा मामलों के मंत्री बैरी फॉरे ने दान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और दोनों देशों के बीच संबंधों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू की गई पहलें आज एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ रहा है। विश्व भर के नेता इस अभियान से लगातार जुड़ रहे हैं। देखिए, एक पेड़ मां के नाम, पर्यावरण संरक्षण और धरती के बेहतर भविष्य की राह दिखाती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल। एक ऐसा अभियान जिसने भारत ही नहीं विदेशों में भी लोगों को जोड़ा। मां को नमन और धरती मां के संरक्षण का लक्ष्य सामने रखकर साथ आने के लिए पीएम के इस महाअभियान में अब कई देशों के नेता भी शामिल हो चुके हैं। पीएम ने सेशेल्स यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति के साथ राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान में बीजारोपण किया। दुर्लभ कोकोडेमेर पाम का ये बीजारोपण एक पेड़ मां के नाम अभियान का ही हिस्सा है। इससे पहले मई में इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कृष्णा तूत यानी काले शहतूत का पौधा लगाया।
पिछले साल दिसंबर में इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली भी इस अभियान का हिस्सा बने। उन्होंने अदीस अबाबा में पीएम के साथ मिलकर पेड़ लगाया। इससे पहले 25 जुलाई 2025 को मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू इस अभियान से जुड़े। उन्होंने माले में पीएम के साथ मिलकर पेड़ लगाया। पिछले साल जुलाई में ही त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर इस अभियान में शामिल हुईं। पिछले वर्ष मार्च में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने अभियान में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी के साथ सर शिवसागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में पेड़ लगाकर साझा प्रतिबद्धता का संदेश दिया था। नवंबर 2024 में गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने जॉर्ज टाउन में अपने परिवार सहित पीएम मोदी के साथ पेड़ लगाया था। पीएम की इस पहल से कई देश पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस प्रयासों की दिशा में प्रेरित भी हुए हैं। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेल्ग्रिनी ने न केवल पीएम मोदी की इस पहल की तारीफ की, बल्कि अपने देश में उससे प्रेरणा लेने की भी बात कही। 5 जून 2024 को शुभारंभ के बाद से ही पीएम की यह पहल अभूतपूर्व विस्तार की गवाह बनी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर पीएम निर्णायक कदम उठाने के लिए विश्व समुदाय को लगातार प्रेरित करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंद महासागर क्षेत्र में बसे पड़ोसी देशों के साथ भारत के रिश्तों ने नई ऊंचाई छुई है। भारत की सागर और महासागर जैसी पहलों के जरिए इन संबंधों में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला है। बिल्कुल, भारत ग्लोबल साउथ में आने वाली तमाम चुनौतियों के दौरान एक भरोसेमंद फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनकर उभरा है। आखिर क्यों है भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र इतना खास और महत्वपूर्ण? देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। बीते 12 वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में नई ऊर्जा आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने इन देशों के साथ अपने सहयोग को अलग स्तर तक पहुंचाया है। इसके लिए पहले सागर और फिर महासागर जैसी पहलों के अलावा लगातार द्विपक्षीय समन्वय के जरिए साझेदारियों को नई ऊंचाई मिली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए वहां की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। इस खास अवसर पर पीएम की विशिष्ट अतिथि के रूप में भागीदारी दोनों देशों के बीच परस्पर सहयोग और सम्मान का सटीक उदाहरण है। सेशल्स पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश है। सेशल्स का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्री मार्गों की निगरानी और समुद्री अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका इसे बहुत अहम बनाते हैं। वहीं एक छोटा द्वीपीय देश होने के चलते सेशल्स को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत से तकनीकी और ढांचागत सहायता भी मिल रही है। इसके अलावा दोनों देश मिलकर समुद्री डकैती और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे खतरों के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही सेशल्स में बंदरगाहों के विकास में मदद करने के अलावा भारत सेशल्स के विशेष आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए संयुक्त निगरानी समेत अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर काम कर रहा है। इसी तरह भारत हिंद महासागर क्षेत्र में बसे तमाम पड़ोसी देशों के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति के जरिए अपने संबंधों को लगातार मजबूत कर रहा है। इस दौरान भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स और मेडागास्कर समेत क्षेत्र के कई अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को नए आयाम दे रहा है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर कोविड जैसी महामारी और अन्य सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों में भारत क्षेत्र में भरोसेमंद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उभरा है। मार्च 2015 में अपनी मॉरिशस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत की नई नीति सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की घोषणा की थी। इसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना, सहयोगी देशों के साथ क्षमता निर्माण, विशेषकर समुद्री पड़ोसियों और द्वीपीय देशों के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने जैसे लक्ष्य रखे गए थे। वहीं 2025 में प्रधानमंत्री की मॉरिशस यात्रा के दौरान
भारत ने अपनी नीति को और व्यापक बनाते हुए महासागर पहल की घोषणा की, जिसका मतलब है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये पहल हिंद महासागर पर क्षेत्रीय फोकस से हटकर एक वैश्विक समुद्री दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें ग्लोबल साउथ पर विशेष फोकस रखा गया है। इसके तहत भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना और फिलीपींस जैसे दूर बसे देशों के साथ भी अपने सहयोग में नई जान फूंकी है। साथ ही भारत ने इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण, आसियान सेंट्रलिटी, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव जैसी अन्य अहम पहलों के जरिए कई जरूरी समस्याओं के समाधान के अलावा समुद्र में नियम आधारित व्यवस्था और नौवहन की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर भी मजबूती से अपना पक्ष रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सागर और महासागर पर साफ तौर पर फोकस है और ऐसे में कई देश हैं, लेकिन इसके अलावा सेशल्स की जब बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम देश जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में जो स्थितियां रहने वाली हैं, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमने देखा तमाम देश जो हैं उससे जूझ रहे हैं और लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम स्ट्रैटेजी जो है, यानी कि जो अलग अलग तरह की समस्याएं उन पर किस तरह से उनका निवारण करना है, इस पर ये जो यात्रा है काफ़ी फोकस रहने वाली है। और सागर महासागर को लेकर जो हमने को रिपोर्ट दिखाई, साफ तौर पर यह देखने को मिला है कि ये जो यात्रा है उससे बहुत दूरगामी जो परिणाम है वो तो निकलते हुए नजर आएंगे और स्ट्रेटेजी भी साफ तौर पर बनती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पर गौरव, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो कई मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल सिंह विक्टोरिया सेशल्स से ही जुड़ गए हैं। निखिल, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा किस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। खास तौर पर अगर हम आज की बात करें तो आज द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री की होनी है सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ, और उसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के 50वें समारोह में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, इसके अलावा नेशनल असेंबली को भी संबोधित करने वाले हैं। कैसे सागर सी गहराई के ये रिश्ते भारत और सेशल्स के मध्य बनते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आज बिल्कुल जैम पैक्ड प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, जैसा कि आपने जिक्र किया। और मैं आपको बताऊं, जब आपने सागर की बात कही तो सागर की गहराइयों की बात कही, तो सागर की अतल गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक इस रिश्ते को ले जाने की कोशिश हो रही है और हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संध्या, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस यात्रा में, आज की अगर मैं बात कहूं तो आज जो यहाँ पर नेशनल असेंबली को प्रधानमंत्री जो संबोधन देने वाले हैं, वो सभी नेताओं को उसका मौका नहीं मिलता है। आप लोग खुद इस बात को समझते हैं, हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि कोई अपने देश के नेशनल असेंबली को अगर कोई लीडर संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है तो वो जाहिर तौर पर उसका एक विशेष महत्व होता है, वो बेहद खास पल होता है। वो आज एक खास पल प्रधानमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। सेशल्स के लोग भी बेहद उम्मीद और बेसब्री के साथ उस संबोधन को सुनने वाले हैं। लगभग आधे घंटे का ये संबोधन प्रधानमंत्री का होने जा रहा है, या जो कुछ प्रधानमंत्री व्यूज, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपने विजन के लिए जाने जाते हैं, और यही विजन उनका जो सागर से महासागर का या नेबरहुड फर्स्ट का सेशल्स के विकास में लगातार, और जो परस्पर सहयोग है दोनों देशों के बीच में, वो लगातार सामने आ रहा है। उसके अलावा जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात बार बार कही जा रही है और इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर किसी देश की 50वीं स्वर्ण जयंती वर्षगांठ है और उसमें जिस भी देश के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए, तो उस देश का महत्व, उस प्रधानमंत्री या उस शीर्ष नेतृत्व का महत्व कितना है, इस बात को बहुत ही सहज तरीके से समझा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री आज सेशल्स के नेशनल जो डे है, उसकी जो स्वर्ण जयंती समारोह है, उसमें मुख्य अतिथि होंगे। तो ये कितना बड़ा समारोह है, शाम के अंत में होगा, यहाँ के समय के हिसाब से 9 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा। उससे पहले जब दिन की शुरुआत जो आपने बात कही, वो बायलैटरल जो है द्विपक्षीय संबंध हैं उनको और प्रगाढ़ करने के लिए तमाम विविध विषयों पर जो भारत और सेशल्स से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं, उन पर वार्ता होगी। और इसमें जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, जलवायु परिवर्तन, वो निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा होगा। मैं आपको बताऊं कि भारत की तरह जहां पर प्रकृति को पूजा जाता है, सेशल्स भी जलवायु परिवर्तन के चैलेंज को निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है। और भारत
उसमें भी सहयोग दे रहा है। यहाँ पर जलवायु को ठीक और दुरुस्त रखने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, जिसकी एक बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसमें जो भारत है वो हर तरह से सहयोग कर रहा है, वाहक बन रहा है। चाहे वो 1 लाख की लगभग पॉपुलेशन है यहाँ पर, तो 1,000 की बसें, इलेक्ट्रिक बसें वो भारत की तरफ से दी गई हैं, जो दी जा रही है, यानी कि जो $175 मिलियन का जो सहयोग राशि है उसके तहत। उसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि इस देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसके पार्टनर, महत्वपूर्ण पार्टनर भारत के सहयोग से यहाँ पर जो इरिगेशन प्रोग्राम्स हैं, सोलर पंपिंग प्रोग्राम्स है, वेजिटेबल चिलिंग प्लांट्स हैं, उसकी शुरुआत की गई है। इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आए हैं जिसका हमने जायजा भी लिया है, और इस तरह से पूरे सेशंस में इन प्रोग्राम्स को आगे लेकर आया जाएगा, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को और आगे लेकर जाएगा भारत। उसमें क्षमता निर्माण, ट्रेनिंग समेत तमाम सारी जो सहायता और सहयोग है वो दे रहा है। जो सोलर से जुड़ी हुई इंडियन कंपनीज है वो सीधे यहाँ पर आ रही है, और जो तकनीकी सहयोग है वो भी दे रही है। उसके अलावा क्षमता निर्माण में सहयोग दे रही है। तो ये हो गई स्वच्छ ऊर्जा की बात, जो स्वच्छ ईंधन की बात। और उसके साथ ही साथ जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो वो भी इन्हीं सोलर पंप्स के माध्यम से हो रही है। तो वो फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के भी क्षेत्र में, यहाँ पर जलवायु को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, जो जलवायु है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर AQI 10 से नीचे ही आप समझ लीजिए 10-12 के आसपास रहता है। बहुत साफ आसमान आप देख सकते हैं मेरे पीछे की। इस तरह के जो बीचेस हैं वो सेशल्स की एक पहचान है। तो इस पहचान को बनाए रखने के लिए और फिर दुनिया में भी कंट्रीब्यूट करने के लिए भारत और सेशल्स इस विषय पर साथ में सामने आए हैं। निखिल, मैं चाहूंगा कि थोड़ा और रोशनी आप डालें। एक तो जलवायु परिवर्तन को लेकर हमने देखा है अहम जो देश हैं जो उससे उस चुनौती से पार पाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसमें सेशल्स एक है। इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो की जा रही है जिसकी वजह से ऐसा जो अहम कदम है वो उठाया जा रहा है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत, जो आगे हम रणनीतियां बनती हुई देखेंगे, पहला। और दूसरा, समुद्री सुरक्षा के लिए कितना अहम ये होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है और उसके साथ साथ आने वाले समय के लिए और ज्यादा मजबूती आती हुई नजर आए, उसके लिए क्या आगे की रूपरेखा रखी जा सकती है? मैं चाहूंगा इन दोनों सवालों का आप जवाब दें। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, समुद्री सुरक्षा की आपने बात की। ये जो सेशल्स की जो भौगोलिक स्थिति है, जो लोकेशन है, वो बेहद महत्वपूर्ण है, और इस पूरे मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए भारत हमेशा स्वतंत्र नौवहन का पक्षधर रहा है कि एक बैलेंस्ड और स्वच्छ, जिसको कहते हैं स्वतंत्र नौवहन, इस पूरे इलाके में हो सके। जो कल फास्ट वेसल्स दिए गए हैं वो उसी का एक हिस्सा है, और इस योजना को, इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाता रहेगा। उस क्षेत्र में भी नेवी टू नेवी, सामरिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर क्षमता विकास, समुद्री डकैती रोधी अभियान जो है उनको चलाया जाना, और इस पूरे मार्ग पर आवागमन को सुगम बनाना और सेफ बनाना, सुरक्षित बनाना, ये भारत और सेशल्स दोनों का एक मिलकर इस विषय में साझेदारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फास्ट पेट्रोल वेसल्स देना, उसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखना, और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ में इस पूरे एरिया को जिसको कहते हैं कि किसी भी तरह के प्रेशर से, ऐसे देशों के प्रेशर से इसको मुक्त रखना, ये भी भारत और सेशल्स का उद्देश्य है। तो इस विषय पर भी लगातार एक के बाद एक न सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो रहा है इस विषय में, बल्कि उस विषय में लगातार काम भी हो रहे हैं। और ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स कल हैंडओवर किए गए हैं सेशल्स को भारत की तरफ से, वो उसका एक नमूना है। लेकिन आप उसको ये समझिएगा कि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो पूरा गैमेट है ये बहुत बड़ा है, और इसको, इस पूरे रूट को सुरक्षित रखने के लिए भारत और सेशल्स मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि किस तरह से यहाँ पर चीजों को और आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से क्षमता निर्माण को, और साथ ही साथ म्यूचुअल जो इंटरेस्ट के विषय हैं उसमें, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे आप पर्यटन की बात करें, इन सब विषयों में आप समझिए कि ये यहाँ का जो इकोनॉमी है वो 40% पर्यटन पर निर्भर है, और भारत 1.4 बिलियन लोगों का देश है। और यहाँ पर जब से हम हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक के तौर पर आने वालों में भारतीयों की एक बहुत बड़ी संख्या है।
तो जी। एक तो सीधे सीधे भारत का यहाँ पर पर्यटन जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें सीधे तौर पर उसका एक योगदान इस तरह से भी जाता है। दूसरी बात, फिर यहाँ पर क्षमता निर्माण, आईटीईसी और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, एआई से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को ट्रेन करना, ताकि वो अपने देश के सेशल्स के विकास में योगदान कर सके, विकसित सेशंस बनाने के लिए इसको और आगे लेकर जा सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख के आसपास की आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है और इसको जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ पर सतत विकास को आगे ले जाने के लिए, यहाँ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए जो तमाम छोटे छोटे इस तरह की इश्यूज हैं, उसमें भारत कंधे से कंधा मिलाकर एक बेहतर मित्र की तरह, एक शानदार मित्र की तरह यहाँ पर खड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पर सेशल्स की तरफ से भी उसी तरह का रिस्पॉन्ड मिल रहा है। सेशल्स में जो भारतीय हैं उनका जबरदस्त योगदान है यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के इस देश के विकास में, और भारतीयों की बहुत अच्छी पहचान है। और इसी के साथ ही जब जो जैसे कहते हैं ना कि ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री कहते रहे कि जो यहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वो ब्रांड एम्बेसडर है, तो भारत की छवि भी सेशल्स में बेहद शानदार और एक बेहद अच्छे मित्र के तौर पर उभर कर सामने आई है। पिछले 9 महीनों में देखा जाए ये तीसरी वीआईपी विजिट है, तो इसके महत्व को अपने आप इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। गौरव, चलिए, बहुत धन्यवाद निखिल, तमाम जानकारी हमसे और खास तौर पर हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जनहित से जुड़ी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। वो साबरमती विधानसभा के बूथ अध्यक्षों एवं शक्ति केंद्र प्रभारियों के चिंतन शिविर में शामिल होंगे। इसके अलावा अमित शाह शाम को PM फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। ये डिजिटल पहल परिवारों, विशेषकर कमजोर और जरूरतमंद लोगों की ट्रैकिंग और निगरानी के लिए तैयार की गई है ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा और पारदर्शी लाभ मिल सके। अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। FIR दर्ज होने और 8 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस्तीफों की पुष्टि की है और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। इस बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे आस्था के मुद्दे पर राजनीति बता रही है। अयोध्या स्थित राम मंदिर की दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में लगातार सामने आ रहे घटनाक्रम के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिला है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है।
तो वहीं अनिल मिश्रा ने भी ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। पिछले कई दिनों से चल रही सियासी और धार्मिक बयानबाजी के बीच ट्रस्ट ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर आधिकारिक प्रेस से विज्ञप्ति जारी कर इन दोनों बड़े पदाधिकारियों के इस्तीफे प्राप्त होने की पुष्टि की है। प्रेस विज्ञप्ति में लिखा गया है कि श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत एवं अत्यंत दुखी हैं। समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। ट्रस्ट ने राम भक्तों को इस बात से भी आश्वस्त किया है कि उनके द्वारा प्रभु श्री राम की सेवा में अर्पित किए गए आभूषण और उपहार सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध हैं। ट्रस्ट ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ की बात कही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि जब जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की बात होती थी तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग उसे विवादित स्थल कहते थे, लेकिन आज वे सनातन के मान की बात कर रहे हैं। अयोध्या एक आस्था का स्थान है। दुनिया में जितने भी सनातनी हैं दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। देश भर से लोगों ने जिनकी आस्था और विश्वास है दान किया था और अब वह दान चोरी हो गया है। मुझे लगता है कि यह दुखद है, शर्मनाक है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। तब तक या उसके पहले तक किसी को अयोध्या की सुध नहीं आई और अयोध्या में जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण की बात होती थी या मंदिर का जिक्र होता था तो इसको वही सब लोग, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लोग विवादित स्थल कहते थे। तो जब अयोध्या में जो गोली चली कारसेवकों से लाल हो गई, वो कारसेवकों के राम भक्तों के खून से लाल हुई अयोध्या सियाराम धाम कैसे हो जाएगी? अचानक आस्था कैसे जाग गई? 2027 के चुनाव के कारण। राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में इस मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच न केवल सच सामने लाने के लिए जरूरी है बल्कि श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखने के लिए भी अहम मानी जा रही है। अब सभी की निगाहें जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और ट्रस्ट की आगामी बैठक में लिए जाने वाले फैसलों पर टिकी हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मुख्यमंत्री भगवंत मान एक बार फिर कथित विवादित वीडियो और धार्मिक मामलों में दिए गए बयानों को लेकर घिर गए हैं। इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए पंजाब के डीजीपी से मुलाकात कर एफआईआर दर्ज करने की मांग करने का फैसला किया है। और ऐसे में एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि मुख्यमंत्री से जुड़ी कथित वायरल वीडियो, विवादित टिप्पणियों और धार्मिक मामलों में कथित हस्तक्षेप को गंभीरता से लिया गया है। उन्होंने बताया कि सिख गुरुओं की तस्वीरों के साथ कथित बेअदबी के मामले को लेकर संगत को जागरूक करने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाया जाएगा और इसके तहत एसजीपीसी के प्रचारक और सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में जाकर श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों, सिख परंपराओं और पंथक मर्यादा के संबंध में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उधर पंजाब सरकार द्वारा बनाए गए बेअदबी कानून को लेकर भी मामला गर्मा गया है। श्री अकाल तख्त साहिब ने सभी सिख विधायकों, सिख मंत्रियों और विधानसभा स्पीकर को 29 जून को तलब किया है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर भगवंत मान सरकार दबाव में है। सूत्रों के मुताबिक तलब किए जाने से पहले आज मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर में विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति और श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष रखे जाने वाले पक्ष पर मंथन कर सकते हैं। और गुरमीत सिंह जालंधर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। गुरमीत, अगर कल की बात करें तो अब मान की मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कल का दिन बहुत ही चिंताजनक रहने वाला है मान के लिए। बिल्कुल चिंताजनक रहने वाला है क्योंकि सरकार के सभी मंत्रियों को और इसके साथ ही सभी सिख विधायकों को, जितने सिख मंत्री हैं और जितने सिख विधायक हैं, सभी को
तलब किया गया है। इसमें जो दूसरी पार्टियों के विधायक हैं वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो श्री अकाल तख्त साहिब का पूरा सम्मान करते हैं और जिस भी तरह से उन्हें निर्देशित किया गया है वो 29 जून को वहां पर पहुंचेंगे। मगर इसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से अभी तक सीधे तौर पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब इसी क्रम में जो अरविंद केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं वो पंजाब के दौरे पर हैं, वो 3 दिनों के दौरे पर हैं और आज वो अमृतसर में है। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी अमृतसर में है और जो हमारे पास छन खबरें आ रही हैं सभी सिख विधायकों को, सभी सिख मंत्री जो आम आदमी पार्टी के तकरीबन 78 हैं, उन्हें जो है बुलाया गया है अमृतसर में ताकि डिस्कशन किया जा सके कि श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अपना स्टैंड क्या रखना है, क्योंकि 29 तारीख को जो है कई तरह के सवाल होंगे और ये सवाल जो है बेसिकली जो बेअदबी कानून अभी पंजाब सरकार लेकर आई है उसको लेकर होंगे, जिसमें कि बहुत कई तरह के ऑब्जेक्शन श्री अकाल तख्त साहिब को है। इसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि कस्टोडियन की जो डेफिनेशन दी गई है कानून में वो सही तरीके से अपने आप को परिभाषित नहीं करती है। जो कस्टोडियन है उसमें श्री अकाल तख्त साहिब का मानना है, सिख संस्थाओं, सिख विद्वानों का मानना है कि उसमें कोई भी जो पाठी है और जो पाठ कर रहा है या कोई ज्ञानी है जो कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर सेवा कर रहे हैं उन्हें भी कानून के तहत जो है सजा दी जा सकती है। इसके साथ ही जो शब्दावली है कानून में वो सही तरीके से सिख मर्यादाओं, सिख पंथ के हिसाब से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है और इसमें एक सबसे बड़ी जो डिमांड की गई है श्री अकाल तख्त साहिब से कि जो पहले बेअदबी के दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, ना कि आप एक नया कानून लेकर आए, क्योंकि जो नया कानून लेकर आना है उसके लिए सिख संस्थाओं से, सिख विचारकों से, विद्वानों से विचार किया जाना चाहिए था। उनसे सलाह किए बिना, उनसे मशवरा किए बिना ये कानून लाया गया है जो कि गलत है। इसके साथ ही आपत्तिजनक धाराओं को लेकर काफी बड़ा जो है ऑब्जेक्शन है और जो सिख इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए क्या कहा गया है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि धार्मिक जो मामले हैं उनमें भगवंत मान सरकार को सीधे तौर पर दखल नहीं देना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल सिख विद्वानों ने यह खड़ा किया है कि मान लीजिए आपने कानून बनाया और कल को कोई केस बेअदबी का रजिस्टर होता है तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो बेअदबी होगी, जो स्वरूप मान लीजिए जिसकी बेअदबी की जाएगी उस स्वरूप को कल को केस की प्रॉपर्टी बनाया जाएगा। उसको केस की प्रॉपर्टी बनाकर क्या उसे सरकारी माल खाने में एक आम जो केस की प्रॉपर्टी होती है उसके साथ रखा जाएगा, तो क्या ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की का अपमान नहीं होगा? तो इसको लेकर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए गए हैं और इसी को लेकर जो है भगवंत मान सरकार इस समय मंथन की स्थिति में है और आज जो है एक बड़ा मंथन जो छन खबरें हमारे पास आ रही हैं वो अमृतसर में होगा। आप लगा लीजिए कि लगभग पूरी पंजाब सरकार, सभी एमएलए वो अमृतसर में मंथन करेंगे कि अपनी अगली स्ट्रेटेजी जो है धार्मिक तौर पर श्री अकाल तख्त साहिब के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनानी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे जरूरी ये है कि कल जब ये पेशी होगी, ये होगी बेअदबी कानून से रिलेटेड, मगर यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक हैं सुखपाल सिंह और उनके साथ बाकी के विधायक हैं वो ये कह चुके हैं कि हम भगवंत मान के द्वारा अभी जो सैक्रिलेज किया गया, जो वीडियो कथित तौर पर सामने आई है, हम उसका मुद्दा श्री अकाल तख्त साहिब के सामने दोबारा उठाएंगे। जी बताइए प्लीज। ऐसे में गुरमीत, मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से अभी तक क्या कहा गया है? क्या उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई और अपने लिए वो किस तरह से डिफेंस करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो सब कुछ पूरा प्रकरण उनकी वजह से खड़ा हुआ है उसमें वो निर्दोष है? क्या कुछ उन्होंने अभी तक कहा है? देखिए, मुख्यमंत्री का तो ये स्पष्ट स्टैंड है कि ये वीडियो में वो नहीं है। पहले वो कह रहे थे कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो वीडियो है मान भी लिया जाए। जब फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई श्री अकाल तख्त साहिब ने 2 लैब से रिपोर्ट ले ली, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो मान भी लिया जाए असली है, तो उसमें भगवंत मान है, मैं हूं, ये कैसे साबित होता है? और इसके बाद जो तीसरा स्टैंड था वो ये था कि जो ये व्यक्ति है जो वीडियो में दिखाई दे रहा है इसने मास्क डाला हुआ है, ये सिलिकॉन मास्क है। तो फिलहाल जो ये 3 स्टैंड निकलकर सामने आए हैं इसमें अभी तक ये एसर्टेन नहीं हो पाया है कि जो फाइनल स्टैंड है वो क्या है। जो फाइनल स्टैंड अभी तक मास्क वाला है, मगर वो भी कब तक टिकेगा उसको लेकर भी कई तरह के सवाल है, क्योंकि जगमन सम्राट जो ये दावा करता है कि जिसके द्वारा ये वीडियो सर्कुलेट की गई है, उसका कहना है कि अगले आने वाले दिनों में एक और
भगवंत मान द्वारा, पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा जो बेअदबी की गई है उसकी एक वीडियो वो जारी करने वाले हैं। देखते हैं भगवंत मान कब तक जो है अपने इन जो बेअदबी के उनके कारनामे हैं कब तक वो उनसे मुकरेंगे। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि एसजीपीसी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है उसने जनरल हाउस की एक मीटिंग बुलाई बीते दिन, और उस मीटिंग में कई प्रस्ताव पारित किए गए। उसमें सीधे तौर पर एक प्रस्ताव था कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो गुरु दोखी, यानी हिंदी में कहे तो गुरु दोषी हैं और पंथ विरोधी, सिख धर्म के विरोधी हैं। तो इसके लिए एक बड़े स्तर पर जो पूरे पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक प्रचार कैंपेन चलाएगी। दरअसल होता यह है कि श्री अकाल तख्त साहिब का जो आदेश होता है उसको लागू करने के लिए जो प्रचार प्रसार होता है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करती है, और जो भी बजट का खर्चा होता है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बजट से जाता है। तो इसमें पंजाब के सभी जिलों में, सभी गांवों में, गुरुद्वारा साहिब के आसपास और जितनी भी सिख संगत है सभी को जागरूक करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े स्तर पर कोशिश करेगी। इसके साथ ही शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का एक जो वफद है वो मिलेगा पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से, और इसमें जो मुलाकात होगी उस मुलाकात निश्चित तौर पर ये तमाम जो पूरे प्रकरण है ये आने वाले समय में और तस्वीर साफ करते हुए नजर आएंगे कि आखिर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, क्या सख्त एक्शन लिए जा सकते हैं और भगवंत मान अपने डिफेंस में क्या कुछ आगे कर सकते हैं। इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, आप भी नजर बना कर रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और विदेश मंत्रालय ने प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के जरिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा कि उसे ऐसे कई भारतीय नागरिकों से मदद और सहायता के अनुरोध मिले हैं जो प्राइवेट टूर ऑपरेटरों द्वारा आयोजित यात्राओं के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी परमिट और वीजा नहीं थे और वो नेपाल में फंस गए हैं। ऐसे में मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे भारत से अपनी यात्रा तब तक शुरू ना करें जब तक कि पूरी यात्रा के लिए जरूरी सभी यात्रा दस्तावेज ना मिल जाएं। कंफर्म दस्तावेजों के बिना या जरूरी दस्तावेज मिलने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से फंसने की संभावना बढ़ जाती है। और इसके साथ ही मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों को ये भी पक्का करने की सलाह दी है कि उनका टूर ऑपरेटर ठीक से रजिस्टर्ड और अधिकृत हो। और नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट की ओर। बिल्कुल, और पहली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि बड़ी कामयाबी मिली है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड का सफल परीक्षण हुआ है। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह का जो भारत का जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से और ज़्यादा विकसित की जा रही है। और साफ तौर पर इसमें इसरो ने अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर हेड का 88% जो लक्ष्य है उसको पूरा कर लिया है, और ये हार्ड टेस्ट करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में ये परीक्षण नए प्रणाली को यानी कि प्रोपल्शन सिस्टम के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है। और ऐसे में जब इस तरह की टेक्नोलॉजी जब विकसित की जाती है तो आने वाले समय के लिए बेहतर भारत का निर्माण तो होता ही है, साथ ही साथ भविष्य भी उसका काफ़ी मजबूत नज़र आता है, क्योंकि अब वो जो टेक्नोलॉजी है वो आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और मजबूती अपनी दिखाती हुई नजर आ रही है।
और अगली खबर है दिल्ली वासियों के लिए, जो कि बस स्टॉप से जुड़ी हुई है। बस स्टॉप पर कितनी देर में आएगी आपकी बस, फोन और बोर्ड पर अब आप देख सकेंगे। जी हाँ, मेट्रो की तर्ज पर ही डिजिटल बोर्ड लगाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है। बस स्टॉप पर खड़े यात्री जान सकेंगे कि अगली आने वाली बस जो है वो किस रूट नंबर की है और कितनी देर में आने वाली है। आपको बता दें कि 3500 से ज्यादा बस स्टॉप को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा और 6300 बसें दिल्ली में फिलहाल संचालित हो रही हैं। और हर साल हमने देखा है कि डीयू में एडमिशन को लेकर तमाम कवायदें पहले से तैयार रहती हैं, तो ऐसे में डीयू एडमिशन का आगाज़ हो चुका है और पहले फेज़ की विंडो जो है वो खुल चुकी है। ऐसे में आसान स्टेप में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये खबर जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए दाखिले की रेस जो है वो शुरू हो गई है। शुक्रवार देर रात डीयू प्रशासन ने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम लॉन्च किया है और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए करीब 72,000 यूजी सीटों के लिए दाखिले होंगे और इसके अलावा कई तरह के कोटे भी, अतिरिक्त सीटें उन्हें मिल सकती हैं और जिन्हें मिलाकर 85,000 सीट पर स्टूडेंट अपनी जो जगह है वो बना सकते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के आधार पर ये दाखिले होंगे, तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण है और यही हमने देखा है कि ये आसान स्टेप में आप इसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। और अगली खबर है भारत टैक्सी से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री कल गुजरात में उन्होंने भारत टैक्सी का शुभारंभ किया है और साफ तौर पर इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के 500 शहरों तक बढ़ेगा भारत टैक्सी का दायरा और केंद्रीय योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। सारथियों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी इसके माध्यम से और 7 लाख से अधिक चालक भारत टैक्सी से फिलहाल जुड़े हुए हैं और 100 रुपए के शेयर लेकर हासिल की है सह मालिक हिस्सेदारी, यानी कि भारत टैक्सी किस तरह से हिस्सेदारी भी प्रदान कर रही है। ये खबर उस माध्यम से बहुत ही खास और अहम हो जाती है। तो प्रेस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। अंतरिम युद्ध विराम समझौते के कुछ ही दिनों बाद क्षेत्र में समुद्री हमलों और सैन्य जवाबी कार्रवाइयों की श्रृंखला तेज हो गई है। शनिवार को पनामा ध्वज वाले टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिसके बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी ठिकानों पर नए हमलों की पुष्टि की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि हालात नहीं सुधरे तो ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई और अधिक बढ़ाई जा सकती है। वहीं ईरान की सरकारी मीडिया IRIB ने दक्षिणी क्षेत्र सिरिक में विस्फोटों की आवाजों की पुष्टि की है, हालांकि विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में हुए समझौता ज्ञापन के बाद आज दोनों देशों के बीच वार्ता का अगला दौर स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक रिसोर्ट में आयोजित किया जा सकता है। इस बैठक में मुख्य रूप से तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर की बातचीत होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। और इसी बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस के हवाले से एक और महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य स्तर पर एक सीधा टकराव रोधी चैनल स्थापित करने पर सहमति बनी है। वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। अब मृतकों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। और वहीं देश विदेश से पहुंचे बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। लोग अपने लापता परिजनों की तलाश में लगे हुए हैं। और आइए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं स्पोर्ट्स ट्रैक में खेल जगत की खबरें। और आपको बता दें कि महिला T20 विश्व कप में आज शाम भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें आमने सामने होंगी और ये मुकाबला केवल दो टीमों के बीच की टक्कर का नहीं है, बल्कि विश्व क्रिकेट की दो बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की उम्मीदें टीम इंडिया पर टिकी होंगी, जो इतिहास रचने और सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। वहीं ऑस्ट्रेलिया अपने चैंपियन अंदाज को बरकरार रखते हुए एक और जीत दर्ज करने का लक्ष्य लेकर मैदान में दिखाई देगा। महिला T20 विश्व कप में क्रिकेट जगत की दो सबसे मजबूत और सफल टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होंगी। टूर्नामेंट के इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले पर दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि यह मैच न केवल अंक तालिका की तस्वीर बदल सकता है, बल्कि सेमीफाइनल की राह भी तय कर सकता है। भारतीय टीम ने इस विश्व कप में दमदार प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी मजबूत की है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में संतुलित प्रदर्शन के दम पर टीम ने महत्वपूर्ण मुकाबलों में जीत दर्ज की।
अब उसके सामने 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की चुनौती है, जिसने पिछले 1 दशक में महिला क्रिकेट पर अपना दबदबा कायम रखा है। हाल ही के वर्षों में भारतीय टीम ने बड़े टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को कड़ी चुनौती दी है और कई मौकों पर जीत भी हासिल की है। ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में सकारात्मक मानसिकता के साथ उतरेगी। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का अनुभव टीम की सबसे बड़ी पूंजी माना जा रहा है। बड़े मैचों में उनका प्रदर्शन हमेशा चर्चा में रहा है। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा पावर प्ले में तेज शुरुआत देने की क्षमता रखती हैं, जबकि स्मृति मांधना की तकनीकी बल्लेबाजी भारतीय पारी की रीढ़ मानी जाती है। मध्य क्रम में जेमाइमा रॉड्रिग्स और ऋचा घोष मैच का रुख बदलने का मादा रखती हैं। वहीं गेंदबाजी विभाग में दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह पर अहम जिम्मेदारी रहेगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की ताकत उसकी गहराई, आक्रामक बल्लेबाजी और दबाव के क्षणों में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता है। टीम के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण मौजूद है, जिसने उन्हें लगातार सफल बनाया है। वहीं भारतीय टीम अपनी स्पिन गेंदबाजी और मध्यक्रम की बल्लेबाजी पर काफी हद तक निर्भर करेगी। ऑस्ट्रेलिया के पास विश्व स्तरीय खिलाड़ियों की लंबी फहरिस्त है। बेथ मूनी, एलिजे पेरी, डेलिया मैकग्रा और एशले गार्डनर जैसी खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख पलट सकती हैं। गेंदबाजी में उनकी विविधता विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती साबित होती है। बात अगर आंकड़ों की करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक हुए 38 मुकाबलों में से 27 में ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की है, जबकि 9 मैच भारत ने जीते हैं। 1 मैच टाई रहा है। वहीं पिछले 5 T20 मुकाबलों में भारत को 2 जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीत दर्ज की हैं। महिला T20 विश्व कप में दोनों टीम कई बार आमने सामने हुई हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है। भारत के लिए जीत से सेमीफाइनल की राह आसान हो सकती है, जबकि हार से अंतिम 4 में पहुंचने की उम्मीद दूसरे परिणामों पर निर्भर हो सकती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया अपनी विजयी लय बरकरार रखते हुए नॉकआउट चरण में मजबूत दावेदारी पेश करना चाहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत के स्टार शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में किदाम्बी ने जापान के ओकीमोतो के खिलाफ 22-20, 15-21, 21-19 के अंतर से शानदार जीत दर्ज की। और आइए आगे बढ़ते हैं। अब खबरें देखते हैं फुटबॉल विश्व कप से जुड़ी हुई। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप के अंतिम मुकाबले में पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच खेला गया मैच 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने पूरे मुकाबले में कई प्रयास किए, लेकिन किसी भी टीम को गोल करने में सफलता नहीं मिली। पुर्तगाल ने गेंद पर अधिक नियंत्रण बनाए रखा, जबकि कोलंबिया ने मजबूत रक्षापंक्ति और तेज जवाबी हमलों के दम पर विपक्षी टीम को गोल करने का मौका नहीं दिया। इस ड्रॉ के साथ पुर्तगाल ने 7 अंकों के साथ ग्रुप के में शीर्ष स्थान हासिल किया और नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। वहीं कोलंबिया 5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहते हुए अगले दौर में पहुंच गया है। फीफा विश्व कप 2026 आज खेले गए मैच में डीआर कांगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली है। मैच की शुरुआत से ही डीआर कांगो ने आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ में उज्बेकिस्तान ने वापसी की, लेकिन डीआर कांगो ने लगातार दबाव बनाए रखा और 2 और गोल कर जीत सुनिश्चित कर ली। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। और एक दिन एक उत्सव की इस विशेष सीरीज के चलते आज आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन, जहां आस्था, परंपरा और संस्कृति का प्रतीक माता शूलिनी मेला पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो चुका है। सोलन की अधिष्ठात्री देवी माता शूलिनी की भव्य शोभा यात्रा के साथ शुरू हुआ ये 3 दिवसीय उत्सव हजारों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। सोलन की अधिष्ठात्री देवी
माता शूलिनी के 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय मेले का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। माता शूलिनी गर्भगृह से पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकली, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे शहर में भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का माहौल देखने को मिला। नगर भ्रमण के बाद माता शूलिनी अपनी बड़ी बहन माता दुर्गा के शालिनी पीठ मंदिर पहुंचती हैं, जहां दोनों बहनों के पवित्र मिलन के उपलक्ष्य में इस मेले का आयोजन किया जाता है। ये अनूठी परंपरा वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी हुई है और बड़ी संख्या में लोग इस दिव्य मिलन के साक्षी बनने पहुंचते हैं। माता शूलिनी मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक आस्था और सामाजिक एकता का जीवंत उत्सव है, जो हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को एक सूत्र में जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नया सवेरा में अब वक्त तो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको कुछ खास झलकियों के साथ छोड़े जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं नॉर्दर्न लाइट्स, जिसे अरोरा बोरियालिसिस भी कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिखने वाली ये रंग बिरंगी रोशनी बेहद अद्भुत है। आप देखें ये झलकियां। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।